ओके जी, ये क्लास टाइम यही होगा अराउंड 10 o'clock to 11 o'clock इंशाल्लाह। तकरीबन वही हमारा टाइम बन जाता है। 10:15 to 11:15 भी हो सकता है, 10 से 11 भी हो सकता है। लाइक 10:15 तक होपफुली हमारी क्लास स्टार्ट हो जाया करेगी। वो इससे पीछे आपको पता है एफएससी का बैच होता है तो जी जी, मैंने आपको पहले भी कहा था जो हमारा फेसबुक का क्लोज बैच है आपके आईडी और बाकी नंबर्स के साथ आप प्रोवाइड करेंगे, और वो सिंगल आईडी जो होगी उसको हम उसमें अलाउ कर देंगे। हर आईडी को तो नहीं, लेकिन सिंगल आईडी जो है, जो आपके नाम से एक्चुअली रजिस्टर्ड है, जो आप खुद यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला आप लोगों को रिकॉर्डिंग बाकी चीजें मिल जाएंगी। नोट्स डेफिनेटली आपको जैसे हम लोग पहले देखते रहे हैं वैसे नोट्स आपको साथ साथ मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम लोग बेसिक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट की क्लास है। अब कार्बोहाइड्रेट्स ये दो वर्ड हैं एक्चुअली। कार्बो मीन्स कार्बन है और हाइड्रेट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो सिंपल आप इसके जनरल फार्मूला देखें, CxH2O, यानी आपके पास कार्बन और वाटर मौजूद है। तो हम इसे कहते हैं कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली क्या है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स, और कन्वर्टेड इनटू पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स आफ्टर हाइड्रोलिसिस। ये इसकी डेफिनेशन है। ब्रॉडर एस्पेक्ट में समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। लेट मी जस्ट स्टार्ट इट फ्रॉम हियर। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इस ग्रुप की, एल्डिहाइड की, ये है आपके पास फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, और ये है मेरे पास फंक्शनल ग्रुप कीटोन। अब जब हम बात करते हैं इसकी ग्लूकोज की, तो आप सारे जानते हैं कि C6H12O6 है मेरे पास, और 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ये देखें, ये एल्डिहाइड ग्रुप आ गया हमारे पास, इसके ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप, और जो हमारे पास इसकी क्लास है हम इसको नाम देंगे CHOH 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 एंड CH2OH। ये सारी चीजें हमारे सामने। अब यहां से पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हैं। ये जो ग्रुप है, ये वाला, ये हमारे पास कीटोन। तो आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट्स की बेसिक क्लास है वो इन दो ग्रुप्स के ऊपर चल रही है। आइदर वो एल्डिहाइड बनेंगे, आइदर वो कीटोन्स बनेंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो एल्डिहाइड ग्रुप की बात कर रहे हैं। इस ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। जैसे हम बात करते हैं ग्लूकोज की, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आपके सामने डिफरेंट है। ये है आपके पास फ्रुक्टोज। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें ये दो ग्रुप्स होंगे, या वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होंगे, या ऐसे बड़े ग्रुप जिनमें वाटर ऐड करने के बाद ग्लूकोज या फ्रुक्टोज मिलेगा, वो हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। जैसे मैं डाइसेकेराइड की बात करता हूँ, C12H22O11, ये सुक्रोज है, गन्ने की रो जिसको आप कहते हैं, ये रस है गन्ने का। अगर हम इसमें वाटर ऐड करवाएं तो सुक्रोज का मॉलिक्यूल ब्रेक होके ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है। तो जब ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है, ये है आपके पास डाइसैकेराइड्स। अब ये किसकी क्लास है? ये क्लास है आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे बेसिक क्लास जो हमारे पास आएगी
वो है हमारे पास मोनोसेकेराइड्स। ये दोनों जो आपके सामने मैंने बनाए हैं ये बड़े कॉमन मोनोसेकेराइड्स यूनिट है। अभी हम मोनोसेकेराइड्स की डेफिनेशन वगैरह देखते हैं। तो ये है मेरे पास मोनोसेकेराइड्स। अभी हम ये भी देखेंगे कि ये बनते कैसे। यहां से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो हमारी देखने वाली है वो ये है कि मोनोसेकेराइड्स में कार्बन नंबर कितने होते हैं। तो मोनोसेकेराइड में ये सारे के सारे जो अब लिखने लगा हूं ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। n इज इक्वल्स टू 3 to 9। इसमें 3 से 9 तक कार्बन होते हैं जो हमारे मोनोसेकेराइड्स हैं। तो पहली चीज हमें ये याद रखनी है। और इसको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, कांट बी हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज्ड का मतलब क्या होता है, को बता सकता आपने से? हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलाइज्ड का मतलब क्या होगा? जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके ब्रेक किया जाए किसी चीज को। लाइसिस का मतलब तोड़ना होता है। हाइड्रो मीन्स वाटर। जी, पानी में ब्रेक डाउन, वेरी गुड। तो एन हमारे पास 3 से 9 कार्बन होंगे, इसको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो हमारे लिए है, वो ये है कि ये वाइट क्रिस्टलाइन है। ये वाइट क्रिस्टलाइन होते हैं। इसके अलावा ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं। इनका टेस्ट मीठा होता है, स्वीटर इन टेस्ट होते हैं। ओके, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है। मोनोसेक्राइड्स मीठे हैं, डाइसेक्राइड तो मीठे नहीं होते, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि हमें गन्ने की रो मीठी महसूस होती है? जी, एनीवन जो इसका आंसर दे सके। डाइसेक्राइड्स मीठे नहीं होते नेचुरली, तो हमें फिर मिठास क्यों आती है जब हम डाइसेक्राइड यूज करते हैं? जी, एनीवन जो बता सकता हो इसका आंसर? एनीबडी? आपके आंसर से बड़ी हेल्प मिलेगी हमें। एनीवन जिसको इसका आंसर आता हो? देखिए, चीनी मीठी है, लेकिन चीनी तो डाइसेक्राइड है, चीनी ग्लूकोज तो नहीं होती ना, वो तो डाइसेक्राइड होती है। तो चीनी हमें मीठी क्यों लगती है? यहाँ पर एक एक ना फ्रुक्टोज जो है, मैंने मान लिया, लेकिन डाइसेक्राइड में ही फ्रुक्टोज है। आप डाइसेक्राइड ले रहे हैं तो वो मीठी कैसे है? डाइसेक्राइड तो मीठा नहीं होता ना। फ्रुक्टोज तो मीठा है, ग्लूकोज मीठा है, लेकिन डाइसेक्राइड मीठा नहीं है। जी आयशा, प्लीज आप अपना आंसर दीजिए। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। एनीबडी जो आंसर देना चाहे। ओके, देखिए ये याद रखेंगे कि जैसे ही आप इसको मुंह में रखते हैं आपके पास एक एंजाइम होता है। जी, रब नवाज ने बिल्कुल ठीक कहा है। हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम होता है अल्फा अमाइलेज। ये हमारे स्लाइवा में भी मौजूद होता है और पैंक्रियाटिक भी होता है। जो ये अल्फा अमाइलेज एंजाइम है ना, हम जैसे ही खाना अपने मुंह में रखते हैं, अब खाने के अंदर से मीठा टेस्ट जो हमें आता है वो एक्चुअली इस एंजाइम की वजह से आता है। और ये एंजाइम जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, कोई भी डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड्स है, उसको ब्रेक करके उसको ब्रेक डाउन करता है और वो मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करता है।
मोनोसेकेराइड में, और वो ग्लूकोज या फ्रुक्टोज। यही वो अल्फा अमाइलेज एंजाइम है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में शुगर लेवल इंक्रीज करता है। जी, ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करने के लिए। यहाँ पर कोई ऐसा है जिसने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी हुई है डिटेल में? एनीवन जिसने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी हो एज अ मेजर सब्जेक्ट या एज एन ऑप्शनल भी? जीसी वाले लोगों ने तो पढ़ी होगी उसके अलावा। ओके, आई थिंक नहीं है कोई भी। ओके, ये देखें, शुगर जो हमारी बॉडी में है, एक बंदा डायबिटिक हो गया है, वो किस रीजन से होता है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। एक बंदा जो डायबिटिक हो गया ना, वो किस वजह से होता है? असल में ये अल्फा अमाइलेज एंजाइम इस चीज का रिस्पॉन्सिबल होता है। और वो कैसे होता है? देखें, आपने फूड खाया और फूड जैसे ही आपके माउथ में गया, सबसे पहले मुंह में गया, तो ये अल्फा अमाइलेज ने अपना काम शुरू कर दिया। अल्फा अमाइलेज ने उसके अंदर से आपका आमना हैदर, मैं क्वेश्चन नहीं समझा। शुगर सेल में नहीं जाती, क्या मतलब? ये सेल का क्या मुराद ले रहे हैं? जो मैं बात बता रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव है, और ये कई बार ऑब्जेक्टिव जो है वो पूछा गया है। फूड में अल्फा अमाइलेज आया, और अमाइलेज ने क्या काम किया? ये वाला, उसने ब्रेक डाउन करना है आपके पास पॉलीसेकेराइड्स को, चाहे वो स्टार्च है जैसे चावल है या कोई भी चीज। अल्फा अमाइलेज उसको ब्रेक करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा, उसमें से जो ग्लूकोज के यूनिट्स होंगे उसको सेपरेट करेगा। ये ग्लूकोज आपके ब्लड में जाएगी और आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो हाई हो जाएगा। हम जो ग्लूकोबेट टैबलेट लेते हैं, ये ग्लूकोबेट टैबलेट होता है जो खाने से पहले खाया जाता है ताकि शुगर इंक्रीज ना करे अगर कोई बंदा डायबिटिक हो। तो उसके लिए ये ग्लूकोबे क्या करता है? ग्लूकोबे इनहिबिट करता है इस एंजाइम, यानी इस एंजाइम को काम करने से रोकता है। इसका क्या मतलब हुआ? जब ये एंजाइम काम ही नहीं करेगा अल्फा माइलेज, तो फूड जो है, जो स्टार्च है, वो ब्रेक होके ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगी ज्यादा। और जब वो कन्वर्ट ही नहीं होगी तो आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज नहीं करेगा। तो ये जो मैं आपको भी पॉइंट बता रहा हूं, ये वाला अल्फा अमाइलेज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आप कोई भी टेस्ट जो केमिस्ट्री से रेलिवेंट दे रहे होंगे, याद रखिएगा उसके अंदर बायोकेमिस्ट्री के पोर्शन में वो आपसे अल्फा अमाइलेज का क्वेश्चन पूछ सकता है। खास तौर पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप याद रखेंगे कि अल्फा अमाइलेज जो है, ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि क्या कर सकता है, जो कि ब्रेक करता है ग्लूकोज को और कन्वर्ट करता है अल्फा अमाइलेज इसको शुगर में, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अल्फा अमाइलेज फूड या स्टार्च को तोड़ के, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये हाइड्रोलाइज करवाता है। ठीक है, जो लोग बायोकेमिस्ट्री नहीं जानते वो याद रखें, किसी के भी लास्ट में एज आ जाएगा ना, ASES, एजेस, तो इसका मतलब वो एंजाइम हो जाएगा। जैसे यूरिएज, लाइपेज, अमाइलेज। ठीक है, तो इस तरह ये जो एंजाइम्स है ना, ये सारे के सारे एंजाइम हम वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे। तो एक ही ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेकेराइड्स का जनरल फार्मूला भी आप लोगों को पता होना चाहिए। डेफिनेटली आप लोग इसके बारे में कुछ ना कुछ फेमिलियर होंगे। CnH2O और Y, इसकी कुछ टाइप्स हैं। जैसे हम अगर बात करते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास ट्राइओस, टेट्राओस, पेंटोस, हेक्सोस, ये शुगर्स होती हैं।
ट्राईओस से स्टार्ट होती है, 3 कार्बन से स्टार्ट होके 9 कार्बन तक इसके यूनिट जाएंगे। ठीक है, ये है आपके पास मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स की 2 बेसिक फैमिलीज हैं, जिसमें एक हमारे पास आ जाती है ग्लूकोज और एक हमारे पास आ जाती है फ्रुक्टोज। अब मैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिक्स करते हुए आगे चलूंगा और हम ऑनवर्ड चलेंगे। जी, किसी को भी आवाज नहीं आ रही? वर्दा इज सेइंग दैट शी इज नॉट एबल, ओह माय गॉड। वर्दा को समझाइए कि वर्दा प्लीज जॉइन फ्रॉम कंप्यूटर ऑडियो, योर ऑडियो इज नॉट कनेक्टेड। आप कोई उसको मैसेज करके गाइड करते हैं कि किस तरह से वो कनेक्ट कर सकती हैं। ऑल राइट, ओके बेटा, तो यहां से आई थिंक आप वर्दा, आपको आवाज आ रही? जी वर्दा, हमें तो आवाज आ रही है। खैर, तो अभी हम देखते हैं कि मोनोसेकेराइड से डाइसेकेराइड्स कैसे बने। ठीक है, इसको जरा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है हमने कि मोनोसेकेराइड से डाइसेकेराइड बनेंगे कैसे। अब ये देखिएगा, मैं सबसे पहले इस अल्फा डी ग्लूकोज को, यहाँ पर इसका मोनोमर जो है, यानी जो एक इसका है हमारे पास एटम, उसको अब मैं ट्रांसफर करने लगा, उसकी शेप चेंज करने लगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अक्सर बेशतर ये बच्चों को एफएससी में भी प्रॉब्लम रहती है, उनको समझ नहीं आता है कि ये उन्होंने बनाना कैसे। तो इसके 2 हमारे पास एनेंचीमर्स बनते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो हम 1 बाय 1 अल्फा डी ग्लूकोज भी बनाएंगे और बीटा डी ग्लूकोज भी बनाएंगे। फ्रुक्टोज का एक ही होता है और बाकियों के 2 होते हैं, मिसाल के तौर पे। अब हम बात करते हैं इसकी सबसे पहले ग्लूकोज की, यानी हमारे पास ग्लूकोज का एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है जिसको हम क्लोज चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करें। तवज्जो दीजिएगा जरा थोड़ा सा, ये जरा मजेदार काम है। जी, ये स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही थी पहले? ओह माय गॉड, मुझे लगता है कि मैं दूसरी स्क्रीन पे काम करवा रहा हूँ। ओके, तो मुझे बता दिया करें आप लोग, अगर वो स्क्रीन ना शो हो रही हो जहां पे मैं भी लिख रहा हूँ, तो आप मुझे बता दिया करें ताकि फिर मैं उस हवाले से देख लूँ। अच्छा, 2 किस्म की हमारे पास चेन्स हैं जिसमें हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज आ जाती है एंड बीटा डी ग्लूकोज आ जाती है। अब अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों को अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले। तो अल्फा डी ग्लूकोज क्या है, ये देखिए, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है C6H12O6। मैं इसको यूं बना रहा हूँ, 1 2 3, ये आप लोगों ने याद रखना है, 4 5 और 6। ये शेप आपने सबसे पहले इसकी याद रखनी है, ज़हन में रखनी है कि आप इसकी इस तरह की एक शेप जो है वो डेवलप करें। अब आपने क्या करना है, इस शेप के बनाने के बाद आपने कार्बन वैलेंसी पूरी करनी है, H O एंड H। इसी तरह ये आपके पास है डबल बॉन्ड O, ये आपके पास है H, और बाकी सारों में ये देखिए OH OH, बाकी इसके साथ H है, यहाँ पर भी H मौजूद है आपके पास, और आपके पास जो है वो यहाँ पर OH H CH2 OH। ले जी, अब यहां से हाइड्रोजन ट्रांसफर हो। अब जब हाइड्रोजन इसके ऊपर ट्रांसफर होगा, यानी
तवज्जो देंगे जरा, ये वाला हाइड्रोजन जो ये इंट्रामोलेक्युलरली शिफ्ट होगा इस प्रोटॉन के पास। जब इस प्रोटॉन के पास शिफ्ट होगा तो ये कुछ इस तरह की शक्ल ले सकता है। देखिए दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ऑक्सीजन ऊपर की तरफ चला जाएगा, जैसे मैं इसको यूं बनाता हूं, देखिएगा सी, एक पॉसिबिलिटी ये है कि OH ऊपर की तरफ बने, यानी जब ये H आए तो ये ऑक्सीजन ऊपर की तरफ चले जाए सिंगल बॉन्ड में, और जो ये हाइड्रोजन इसके साथ है वो नीचे की तरफ आ जाए। पहली पॉसिबिलिटी ये है मेरे पास। अच्छा, अब देखें यहां पर सारी चेन वैसी अटैच हो, लेकिन क्योंकि यहां से H निकल के इधर ऐड हुआ था, कार्बन का भी एक बॉन्ड फ्री हो गया, इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया। अब देखें CH2OH H COH H, यहां पर आ गया COH H, और यहाँ पे आ गया COH NH। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो दो किस्म के स्ट्रक्चर नजर आएंगे आप। अगर आप देखें तो ये OH और ये OH, ये दो ऑपोजिट पोजीशन पे लगे हुए, ट्रांस पोजीशंस पे लगे हुए। अब इन दोनों की पोजीशन देखिएगा, ये दोनों, इसको नाम दिया जाता है बीटा डी ग्लूकोज। अच्छा जी, अब ये ट्रांस वो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म के साथ इसको रिलेट ना कर दीजिएगा, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अच्छा, यहां से मैं जरा इसको कॉपी कर लूं और मैं आपको ये बता दूं कि अल्फा डी ग्लूकोज में क्या होगा। देखें ये यहीं पर रहेगा, लेकिन जो OH ग्रुप है वो यहां आ जाएगा और H यहां आ जाएगा। जब ये दोनों सेम पोजीशन पर होंगे, ये अल्फा, ये दोनों जब एक दूसरे के साथ सेम पोजीशन पर होंगे, इसको कहा जाता है अल्फा डी ग्लूकोज। और जब वो ऑपोजिट पोजीशन पे होते हैं तो उनको कहा जाता है बीटा डी ग्लूकोज। अब ये बात बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, बड़ी समझने वाली बात है, थोड़ी तवज्जो आप लोगों से दरकार है मुझे, तो जरा अपने तवज्जो देनी है। इसका मतलब जो ग्लूकोज है उसके दो हमारे पास आइसोमर्स डेवलप हो गए, एक आ गया अल्फा डी ग्लूकोज और एक आ गया बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, ये दो चीजें हमारे ज़हन में रहनी चाहिए, यानी ये वाला जो हमारा ग्लूकोज था जो मोनोसेक्राइड है जी, मोनोसेक्राइड में कितने कार्बन होते हैं? 3 से लेकर 9 तक कार्बन होते हैं। 9 तक होते हैं। अच्छा, तो ये देखें, ये हमारे पास दो सिचुएशंस बन गई हमारे पास। लाइक क्या हमारे पास ये आ जाएगा, तो यहाँ दोस्तों हमारे पास ये आ जाएगा। अब एक हमारे पास है अल्फा डी ग्लूकोज और एक हमारे पास है बीटा डी ग्लूकोज, बाकी सब चीजें सेम है। ये है आपके पास ग्लूकोज की फॉर्मुलेशन या ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो आप लोगों ने जहन में रखना है ड्यूरिंग दी फॉर्मेशन। अब आते हैं कीटोन्स की तरफ। जब हम कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन सिर्फ एक ही साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इसको याद रखने का तरीका कुछ यूं है, आप यहां पर एक ऑक्सीजन बनाएंगे, 1 2 3
4, ये चारों कार्बन है, 1 5 member 2 3 4, और अब बाकी क्या बच गया, 5 6, यहां कार्बन आते हैं। आप देखेंगे ये आ गया CH2 OH, और ये आ गया CH2 OH। अच्छा, ये भी OH, सॉरी, और ये भी हमारे पास OH है। ओके, इसी तरह बाकी आपके पास कार्बन है H OH, और इसी तरह OH एंड H। ये जी आपके पास साइक्लिक कीटोन की शेप है। अब हम समझते हैं यहां पर आके कि हमारे पास डाइसैकराइड कैसे बनते हैं। अब इन दोनों आइसोमर्स में से जरा देखना, तवज्जो देनी है आपने, होपफुली ये आपको बड़ा मजा आएगा इसको सीखते हुए, और काफी चीजें जो है वो आप लोगों के ज़हन में आज क्लियर होंगी। ये स्ट्रक्चर आ गया साइक्लिक कीटोन का मेरे पास, और ये मेरे पास स्ट्रक्चर आ गया अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का। अब जरा इसके ऊपर तवज्जो देंगे कि हमारे पास कौन सा आइसोमर मिलके कौन सी चीज बनाएगा। ये देखिएगा जरा, अल्फा डी ग्लूकोज में हमारे पास दोनों OH सेम पोजीशन पर है, बीटा डी ग्लूकोज में ऑपोजिट है। तो यहां से मैं यूं कॉपी करता हूं, ये देखिएगा, ओके, दिस वन इज अल्फा डी ग्लूकोज, जैसे कि हम ऊपर बना चुके हैं, और यहां से मैं साइक्लिक कीटोन को यहां पर इनकॉर्पोरेट करता हूं। ले, अब मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया अल्फा डी ग्लूकोज का, और एक मेरे पास स्ट्रक्चर आ गया कीटोन का। ये फ्रुक्टोज है एक्चुअली। अब देखिए ये पोजीशन जरा देखिएगा, यहां से OH और यहां से H, जब ये आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा, वाटर। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और यस सर। शाबाश, जब वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव हो जाएगा -H2O, तो अब आपके पास पूरे स्ट्रक्चर में क्या चीज बच जाएगी, मैं यहां बनाता हूं। ये था हमारे पास, यहां से वाटर मॉलिक्यूल हो गया रिलीज, ऑक्सीजन आ गया सेंटर में। तो ये इस पोजीशन से इस पोजीशन के साथ अटैच हो गया। ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड इस बॉन्ड को नाम दिया जाता है केमिस्ट्री में ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सर लिंकेज की जगह अगर हम बॉन्ड यूज कर सकते हैं या लिंकेज ही वर्ड यूज करेंगे? ग्लाइकोसिडिक लिंक, असल में ये लिंक क्रिएट हो रहा है ना दो चीजों के यस सर। दरमियान, इसलिए इसको ओके लिंकेज जी 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं इसको। 1,4 अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में यही डिफरेंस होता है, आगे जाके पढ़ेंगे 1,4 एंड 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेकिन ये देखें, अब जरा पूरी स्टोरी को समझें जो हमने यहां से स्टार्ट की थी कि डाइसैकराइड्स कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव मोनोसैकराइड्स। तो डाइसैकराइड क्या है, यहाँ पे कार्बन नंबर काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन काउंट कर लें,
ये है एक्चुअल फार्मूला सुक्रोज का। ये है वो C12H22O11, जिसमें जब आप दोबारा वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो ये पूरे का पूरा रिएक्शन क्या होता चला जाएगा, रिवर्स होता चला जाएगा। यानी जैसे जैसे आप इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते जाएंगे तो इट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। मोनोसेक्राइड की डेफिनेशन थी कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, डाइसेक्राइड्स कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। into monosaccharide. Yes, sir. ये देखें, और ये मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, कि जो हमारे पास ये ग्लूकोज वगैरह बनेगी इसमें। अच्छा, एक और चीज यहाँ देखें, डाइसेक्राइड में कितने यूनिट्स होते हैं? डाइसेक्राइड में सिर्फ 2 यूनिट तो नहीं होते, डाइसेक्राइड्स में 2 से ज्यादा यूनिट्स भी हो सकते हैं। Yes, sir. ऐसा नहीं है कि हो भी इसमें सकता है सिर्फ 2 यूनिट एक होंगे, बन जाए। इसके अंदर 2 से ज्यादा यूनिट भी हो सकते हैं, जिसको आप पॉलीसेक्राइड कहते हैं। और पॉलीसेक्राइड्स में आपके पास ये लिंक करता चला जाएगा, करता चला जाएगा। और आप हमेशा याद रखेंगे, जब भी हम लोग किसी भी सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें हमेशा अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा, हमें बीटा डी ग्लूकोज नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव याद रखें, हाइड्रोलाइज पे हमें फ्रुक्टोज और अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा। सर ये पूरी बात दोबारा रिपीट कीजिएगा जो आपने एमसीक्यूज के लिए बताई है। मैंने कहा है कि आपको सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा, बीटा डी ग्लूकोज इसमें नहीं मिलेगा। हाइड्रोलाइज में जब हम डाई की करेंगे मोनो में तब। जी, जब भी आप ये सुक्रोज से ग्लूकोज में आएंगे तो वो अल्फा डी ग्लूकोज होता है, बीटा डी ग्लूकोज नहीं होता, क्योंकि बीटा डी का तो वो पॉलीमर ही नहीं ना होता। बात समझ आई? सर हो गया तो क्लियर। अच्छा, यहां से एक बड़ा मजेदार ऑब्जेक्टिव है जी। इरफान साहब पूछ रहे हैं ये 1,4 कैसे है। ये देखें, ये कार्बन 1 है अकॉर्डिंग टू द नॉमेनक्लेचर, और ये 1 2 3 4 साइक्लिक कीटोन है ना, तो इसका बकायदा नोमेनक्लेचर है एक। वो भी आगे जाके इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि उस नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे मैनेज करते हैं। लेकिन क्योंकि ये साइक्लिक कीटोन है ना, तो साइक्लिक कीटोन्स के नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हमने इसको मैनेज किया हो। इसको हम 1 पोजीशन कहते हैं, इसको 4 पोजीशन कहते हैं। इस हवाले से ये चल रहा होता है। ओके, तो ये आगे भी ये यहां से भी लिंक होता है, ये लिंक आगे ऐसे चलता ही जाता है, ये ऑपोजिट लिंक होगा ऐसे। यही लिंक जो है ये स्टार्च है, ये 1,4 हो जाता है और एक 1,6 होता है। वो इससे ऑनवर्ड हम जाके पढ़ेंगे, फिलहाल आप इसको सिंपली इस वर्ड में याद रखें, ठीक है? अच्छा जी, अब यहां से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, अगर हम बात करते हैं सेलुलोज की। अब ये सेलुलोज क्या है? जैसे रुई है, तो रुई हमारे पास सेलुलोज होती। अब रुई एक्चुअली किसका पॉलीमर है? ये देखें जी, अल्लाह की कुदरत देखिएगा आप, कि रुई जो है वो किस तरह से बनाई हुई है। यहां देखें, ओके, जी। अब रुई भी ग्लूकोज का पॉलीमर है, लेकिन अल्फा डी का पॉलीमर नहीं है। ये देखिएगा जरा, जब हम इसकी रुई की बात करेंगे
तो सेलुलोज जो है ये बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। अच्छा, इसमें ना एक मॉलिक्यूल सीधा होता है, एक मॉलिक्यूल उल्टा होता है, यानी इसको अगर मैं रोटेट करने की कोशिश करूं, अगर हो जाए तो नहीं, इसको मैं बना लेता हूं, ठहरे, सारा ही नया कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए जी, उसी तरह से 1 2 सॉरी, यहां पर आएगा आपने सिंपल इस पॉलीमर को उल्टा कर देना, जो पहले यहां पर था CH2OH, उल्टा रहे हैं तो ये OH पोजीशन नीचे चली जाएगी, और ये OH पोजीशन ऊपर आ जाएगी। यानी सिंपल वर्ड्स में जो ये पोजीशन थी वो यहां आ गई है, और जो ये पोजीशन थी वो यहां आ गई, ऑपोजिट होती जा रही। ऐसे, इसी तरह से यही स्ट्रक्चर सेम आपके पास यहां भी आ जाए। अब देखिएगा, इसमें जब लिंक बनेगा तो यहां से OH और यहां से H, ये यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, इसी तरह यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, इसी तरह यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ये जो पॉलीमर है ऑपोजिट जो चल रहे हैं, ये सारे के सारे ये सेलुलोज है। तो बीटा डी ग्लूकोज का जो पॉलीमर है वो सेलुलोज होता है। अल्फा डी ग्लूकोज का जो पॉलीमर होता है वो आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज विद फ्रुक्टोज, तो ये डाइसैकाराइड बनता है, और यही आगे जाके स्टार्च में कन्वर्ट होता है। तो बीटा डी ग्लूकोज का जो पॉलीमर है, बीटा डी ग्लूकोज का जो दोस्तों पॉलीमर है, इसको हम नाम देते हैं सेलुलोज। तो ये भी आपके पास ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव, अल्फा डी ग्लूकोज को तो ये करवा सकते हैं माइलेज, बीटा डी ग्लूकोज को मेटाबोलाइज नहीं करवाता, सेलुलोज को मेटाबोलाइज या सेलुलोज को हाइड्रोलाइज नहीं करवाता। पता इसका क्या मतलब हुआ भला? से बात समझ नहीं आई। देखें, हमने ये पढ़ा था कि अल्फा डी ग्लूकोज जो है, या जो हमारे पास माइलेज है, वो डाइसैकाराइड यानी सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन बीटा डी ग्लूकोज भी है ना, उसके ऊपर माइलेज एक्ट नहीं करता, यानी अमाइलेज बीटा डी ग्लूकोज को नहीं छेड़ सकता, उसके अंदर हाइड्रोलिसिस करके उसको बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर सकता। क्यों?
ये बड़ी मजे की चीज है। हो गए आप बता दें, तो ओहो, यूं ये ही हो भूख गए लग आप गया बता ये। दें। अच्छा, ये जो चीज है ना, यही वो रीजन है जो आपको ये सिखाएगी कि किस तरह से रुई हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होती। अगर हम रुई खा लें, सेलुलोज है ना, तो रुई हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होती। यस सर, जितने डाइजेस्ट नहीं होती छिलके प्रॉपर। बने हुए हैं, डाइजेस्ट नहीं ना होती। जितने छिलके हैं, जैसे गन्ने के ऊपर एक छिलका है, अब वो भी ग्लूकोज का बना हुआ है, लेकिन वो बीटा डी ग्लूकोज है, वो उसका सेलुलोज पार्ट है। जो फाइबर है, जो सेलुलोज है, वो डिसॉल्व नहीं होता, वो रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, वो आसानी से हाइड्रोलाइज नहीं होता। इसलिए जो आपके फल वगैरह होते हैं, इनके ऊपर कीड़ा इनको जब तक दरख्त पे लगा होता है इनको नहीं खा सकता, अनलेस वो कहीं से खराब ना हो जाए और कीड़ा उस तक पहुंच ना जाए जो अंदर तक ग्लूकोज है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, यहीं से आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ एडवांस केमिस्ट्री का, जिसको आप लोग मोलेकुलर मॉडलिंग या मॉलिक्यूलर डॉकिंग का नाम देते हैं। उसमें करते क्या है वो आपके एंजाइम प्लस आपका जो कंपाउंड है, उन दोनों को कंप्यूटर आपस में रिलेट करता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, और वो ये बताता है क्या ये इस पर वर्क करेगा या नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी चीज है जो मोलेकुलर मॉडलिंग में हमें नजर आती है, कि क्या वो एंजाइम उस पर वर्किंग करेगा या वो एंजाइम उस पर वर्किंग। ये बात समझ आइए आप लोगों को? तो ये है एक्चुअल में मोलेकुलर डॉकिंग या मोलेकुलर मॉडलिंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट जितने भी हैं वो डॉकिंग और मॉडलिंग वगैरह करते हैं सर आपकी या आवाज करना कट रही है। चाहिए। जी जी, ये जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं वो इसको करते हैं, वो अपना कंपाउंड बनाते हैं, और बजाय इसके कि वो लेबोरेटरी में केमिकल वेस्ट करें या चूहे वगैरह वेस्ट करें इन इन विवो स्टडीज करने के लिए, वो इस सॉफ्टवेयर का सहारा लेते हैं और अपने मतलब आर्टिकल के ऊपर वो ये चीज निकालते हैं कि यार हाँ ये चीज हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ये चीज आप लोग ज़हन में रखेंगे, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज। जी, ये कुछ कॉन्सेप्ट समझ आया आप लोगों को? ग्लूकोज का, ऊपर फ्रुक्टोज वाली का। बात एक रह गई है, जो आपने कहा था कि एमाइलेज जो है वो सेलुलोज को कन्वर्ट नहीं कर सकता बीटा ग्लूकोज पर, उसकी रीजन नहीं समझ आई, वो रिपीट उसकी करते हैं रीजन प्लीज। ये है, उसकी रीजन ये है, इसके जो ऑल्टरनेटिव पैटर्न्स है ना, वो उसके ऑल्टरनेटिव पैटर्न पे बाइंड नहीं कर सकता। अगर आप इसका ओके। पैटर्न देखोगे ना तो सेम होगा। यानी अगर मैं सिंपल सी बात करूं ना, तो इसका पैटर्न इस तरह का है अल्फा डी ग्लूकोज का, यानी ये है। इन इसकी इस तरह की पोजीशन है। तो ये पैटर्न है। तो ये पैटर्न जो है ना इसका, वो इसके साथ अमाइलेज की पोजीशन बाइंड्स होती है और फिर वो इनको हाइड्रोलाइज करवाता है। अब ये माइलेज यहाँ पर बाइंड हो के यहाँ पर दूसरी बाइंडिंग, यहाँ पे तीसरी बाइंडिंग, यहाँ पे चौथी बाइंडिंग, इस तरह नहीं कर सकता। अब माइलेज का एक्चुअल जिग जैग पैटर्न नहीं होता, लेकिन ये एक लॉन्ग स्टोरी है। बस सिंपल याद ओके। रखिए कि बाइंडिंग साइट्स जो है ना, वो अल्फा डी ग्लूकोज में अवेलेबल होती हैं, बीटा डी ग्लूकोज में अवेलेबल नहीं फॉर माइलेज। इसीलिए सेलुलोज कोटिंग कर दी जाए। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि स्टार्च जो है वो ब्रेक ना हो, तो आप कोटिंग कर दें उसके ऊपर सेलुलोज की, तो उस चीज के ऊपर सेलुलोज की कोटिंग से वो चीज डिस्ट्रॉय नहीं हो। ठीक हो गया? तो जी, ये आज के लिए, ये आज का लेक्चर था आप लोगों का। हमने कुछ चीजों को डिटेल में पढ़ा, जैसे कि मैंने पहले बताया 1 ईयर बैच में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं जी। सारी चीजों को बायोकेमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, आराम से उनसे इस पे 1.5-2 महीने लगाएंगे, ताकि हम बायोकेमिस्ट्री को
मतलब ज्यादा डीपली स्टडी कर सके, ज्यादा गहराई तक जाके इसको अंडरस्टैंड कर सके। सर इसकी क्लास 2 दिन हुआ करेगी हमारी नहीं, या 3 दिन पूरा क्लास, वीक होगी? 3 दिन। सर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे? हाँ जी, होपफुली या मंडे ट्यूसडे थर्सडे या मंडे ट्यूसडे फ्राइडे, इस तरह का कोई डे होगा। 3 डेज होंगे, हो ओके, सकता है अल्टरनेटिव डेज पे हो जाए। ठीक हो गया सर, थैंक यू। जी, मोस्ट वेलकम। एनीवन एल्स जिसका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं।